नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। इस वीडियो में पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। स्टार डेल्टा संयोजन, फेज क्रम, लाइन वोल्टेज और शक्ति मापने की विधियाँ, इन सब पर आधारित प्रश्न इसमें है। इस वीडियो में 10 प्रश्न है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पॉलीफेज सिस्टम पर आधारित अन्य प्रश्न भी और अपलोड करेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 है कि 3 फेज एसी परिपथ में उत्पादित सभी वोल्टेज का कुल योग कितना होता है। यानी एक 3 फेज सप्लाई सिस्टम में जो जनरेटिंग वोल्टेज होती है आर वाई बी, तीनों फेजों की वोल्टेज, तो उनका अगर अपन योग करें तो वो फाइनली कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक विशेषताएं आपको बताई थी। अभी रिसेंटली पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों जगह पॉलीफेज सप्लाई का अभी टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो शायद आपको याद भी होगा। देखिए पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम में एक विशेषता होती है कि किसी भी समय एक पेज जो होता है वो अन्य 2 पेजों के विपरीत दिशा में होता है। यानी 2 पेज अगर प्लस में है तो एक माइनस में होगा, और अगर 2 पेज माइनस में है तो एक पेज प्लस में होगा। इस तरह से अपने इसमें सिस्टम रहता है। यानी 2 पेज प्लस में और एक अपने माइनस में, इस तरह से चलता है। तो अब अगर अपन बात करें तीनों पेज के लिए, तो जैसे मान लो किसी भी समय एक पेज प्लस में होता है तो दूसरे की वैल्यू 0 होती है और तीसरे की वैल्यू माइनस। यानी अगर अपन ओवरऑल वैल्यू उन सब की करेंगे, यानी किसी भी समय हम तीनों पेजों की तात्कालिक मान u, v और w, तीनों पेजों के तात्कालिक मान को अगर अपन योग करेंगे तो वो सदैव सदैव शून्य होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। यानी किसी भी समय हम अगर उन सभी वोल्टेज का योग करेंगे तो फाइनली जो कुल वोल्टेज होगी उसका मान 0 होगा, क्योंकि 2 पेज एक दिशा में काम करते हैं तो दूसरा विपरीत दिशा में काम करता है। यानी एक पेज हमेशा विपरीत दिशा में होता है और एक वैसे ही 0 पर होता है। एक शिखर धनात्मक पर, दूसरा शिखर ऋणात्मक पर और एक 0 पर, इसलिए वैल्यू उनकी 0 हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक डेल्टा संयोजन में प्रत्येक एलिमेंट की प्रतिबाधा, अब यहाँ पर एलिमेंट कह दो या वाइंडिंग कह दो, बात एक ही है। यानी डेल्टा का संयोजन है जहाँ प्रत्येक वाइंडिंग का प्रतिरोध या प्रतिबाधा, एक ही बात है, 60 ओम है। यानी एक तरह से बैलेंस लोड हो गया, तीनों 60 ओम की है। हमें क्या करना है कि इसका समतुल्य स्टार संयोजन में प्रत्येक एलिमेंट की प्रतिबाधा क्या होगी। अच्छा प्रश्न है, दोबारा देख लीजिए। डेल्टा संयोजन में प्रत्येक एलिमेंट की प्रतिबाधा 60 ओम है, समतुल्य स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिबाधा के एलिमेंट का मान कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा से स्टार जब करना हो तो सूत्र ये होता है कि डेल्टा में जो प्रतिबाधाएं हैं उनका किन्हीं भी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके और तीनों को जोड़ करके उनमें भाग दिया जाता है। यानी a इंटू बी बटे a प्लस बी प्लस सी। अब देखो a b तो 60 मान के हैं तीनों, तो अपन इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 3600, और तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 180। देखिए फ्रेंड्स, गुना भाग अगर अपन करते हैं और कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा इसका 20 ओम। यानी प्रत्येक प्रतिबाधा का मान कितना होता है। देखिए समतुल्य स्टार डेल्टा का ये एक टॉपिक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह आपने आपको पढ़ाया था, तो इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। समतुल्य स्टार से डेल्टा का मतलब ये होता है कि स्टार और डेल्टा के दोनों फेजों के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू उनकी होनी चाहिए। तो अगर अपन 60 ओम का माने तो स्टार के लिए प्रत्येक में कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन कर देंगे डी। यानी जब डेल्टा में प्रत्येक 60 का है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तीनों फेज 20 की स्टार में अगर कर देंगे तो उत्तर 1 जितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा संयोजित 3 फेज सिमेट्रिकल भार बैलेंस लोड को ही कहते हैं, ध्यान रखना है। संतुलित सप्लाई से P वाट की शक्ति लेता है। यानी डेल्टा का कोई लोड है, 3 पेज सप्लाई से सिमेट्रिकल भार जुड़ा हुआ है और वो सप्लाई से क्या करता है, P वाट की शक्ति लेता है। यानी कितने भी वाट के अपन इसको मान सकते थे, 100 वाट, 1000 वाट, 10 वाट, 1 वाट, जो भी था। अब इसे स्टार में संयोजित किया जाए तो शक्ति कितनी होगी। कुल मिलाकर रिजल्ट ये था कि स्टार और डेल्टा में शक्ति का तुलना पूछी गई है। फ्रेंड्स, आपको एक बात दोबारा रिपीट कर दूं, ध्यान रखिएगा कि स्टार हो या डेल्टा हो, कुल शक्ति ज्ञात करने का सूत्र दोनों में एक बराबर होता है, और सूत्र होता है √3 VL/IL इंटू कोस फाई, है ना। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि √3 का मान, लाइन वोल्टेज का मान और कोस फाई का मान तो स्टार और डेल्टा में सेम रहता है, बट लाइन करंट का मान जो होता है ना, वो स्टार और डेल्टा में सेम नहीं होता। और स्टार की अपेक्षा डेल्टा में एक मोटर 3 गुना अधिक धारा लेती है। यानी मोटर अगर स्टार में 10 एम्पियर ले रही है तो डेल्टा में उसकी लाइन धारा कितनी हो जाएगी, 30 एम्पियर। देखिए फ्रेंड्स, जब
करंट 3 गुना बढ़ गई तो सीधी सी बात है शक्ति भी कितनी बढ़ जाएगी, 3 गुना अधिक, क्योंकि अन्य सभी कारक समान थे लेकिन स्टार की अपेक्षा डेल्टा में धारा 3 गुना अधिक हो गई। अब स्टार का डेल्टा का कंपैरिजन पूछा है अपन से, तो इस प्रश्न में अपन को क्या डेल्टा का दे दिया। तो देखो सीधी सी बात है, अगर स्टार में 3 वाट हो रहा है तो डेल्टा में 9 वाट होता है। अब अपन को इस बार क्या किया है कि डेल्टा का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, जो डेल्टा का दिया गया उसमें 3 का भाग दे देंगे, यानी स्टार में कितना हो जाएगा, P/3 हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर अपन क्या कर देंगे, C कर देंगे, यानी स्टार में जोड़ेंगे तो P/3 वाट ही होगा। मतलब ये है कि स्टार में 10 वाट है, डेल्टा में 30 वाट हो जाएगा। स्टार में अगर 20 वाट है तो डेल्टा में वो 60 वाट हो जाएगा। इस तरह से चलता है, 1:3 का रेशो है, यानी स्टार में शक्ति खपत कम होती है, आपको ये ध्यान रखना था। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन क्या कर देंगे, तीसरे का C, P/3 वाट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टार संयोजन में यदि लाइन वोल्टेज का मान 415 वोल्ट हो तो फेज वोल्टेज का मान कितना होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स, पहले से हमने पॉलीपेज सप्लाई सिस्टम के MCQs का वीडियो अपलोड किया हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप पॉलीपेज की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ वीडियो प्रश्नों को देख सकते हैं। तो इस तरह के जो इजी प्रश्न है उन वीडियो में दिया हुआ था, ये एक प्रश्न इसमें भी अपन ने दिया है। देखिए स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पूछी है फ्रेंड्स, आपको 4 चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा, ध्यान रखना है। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, जबकि स्टार में लाइन वोल्टेज जो होती है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होती है। अब इस प्रश्न में अपन को क्या किया, लाइन वोल्टेज तो दे दी और फेज वोल्टेज का मान पूछा। देखो फेज वोल्टेज जब ज्ञात करनी हो ना तो लाइन वोल्टेज में क्या करना होगा, √3 का भाग दे देंगे, यानी हम फेज वोल्टेज ज्ञात करना चाहते हैं तो लाइन वोल्टेज में √3 का अपन भाग देंगे। देखिए लाइन वोल्टेज का मान 415 वोल्ट है और इसमें अपन √3 का यानी 1.732 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। और आई थिंक उत्तर 240 वोल्ट के करीब होगा, यानी उत्तर कैलकुलेशन करेंगे तो 240 वोल्ट इसका उत्तर आ जाएगा। तो अपन इस प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे, C उत्तर कर देंगे कि 240 वोल्ट हो जाएगा। अब मान लो कि यही प्रश्न डेल्टा के लिए होता तो ध्यान रखना है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, यानी वहाँ पर फेज वोल्टेज का मान कितना हो जाता, 415 वोल्ट, यानी स्टार में लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है, जबकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होती है। ठीक इसी तरह से डेल्टा में लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट का √3 गुना अधिक होती है। तो 4 तरह के प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न आप याद रखना दोस्तों, सारे प्रश्न अच्छे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टार संयोजित एक अल्टरनेटर की फेज वोल्टेज का मान यानी RYB तीनों फेजों का मान अपन को दिया है। देखो आर फेज की जो वोल्टेज है ना वो 240 वोल्ट है और 0 डिग्री पर है, यानी साथ में अपन को क्या किया गया था, इनके कोण भी दर्शाए गए। तो फेज आर जो है वो 240 वोल्ट का है और 0 डिग्री पर है। ठीक इसी तरह से EY का मान 240 वोल्ट है लेकिन वो माइनस के 120 डिग्री पर है। और EB यानी RYB तीनों फेजों की वैल्यू अपन को दे दी। फेज वोल्टेज तो तीनों के लिए कितनी दी, 240 240 240, ठीक है। अंतर डिग्री का है और वो देखिए डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री अपन को दी गई कि R फेज 0 डिग्री पर है, Y माइनस के 120 पर है और B प्लस के 120 डिग्री पर है। तो सिस्टम का फेज क्रम क्या होगा, देखिए फ्रेंड फेज क्रम का मतलब ये होता है कि धनात्मक शिखर मान पर आने का क्रम। अब देखो आप सीधी सी बात, अभी जो सिचुएशन अपन को दी, मान लेते हैं कि ये 3 फेजों की सिचुएशन अपन को दी। अब वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये R फेज अपना है और ये Y फेज अपना है और ये B फेज अपना है, इस तरह से। तो ये R 0 डिग्री पर है, ये B फेज जो अपना है ये शिखर मान पर है 120 डिग्री पर और माइनस के 120 डिग्री पर है Y। तो जैसे ही जनरेटर अपना घूमेगा तो देखो R 0 से कहाँ पहुँच जाएगा, शिखर मान पर, उसके बाद में कौन पहुँच जाएगा, Y, उसके बाद में घूम करके कौन पहुँच जाएगा, B। यानी तीनों अगर अपन क्रम को ध्यान से देखें तो सिस्टम पर पहुंचने का क्रम कौन सा बैठ रहा है कि सबसे पहले, क्योंकि 0 वाला जो होता है ना, ध्यान से सुनिए दोबारा बताता हूं मैं, जो फेज 0 पर होता है ना, जनरेटर ने के विद्युत भाग बल उत्पन्न करना शुरू करते ही सबसे पहले शिखर पर वो ही जाता है। तो 0 वाला शिखर पर पहुंचा यानी R शिखर पर पहुंच गया ना, लेकिन देखो Y जो माइनस का 120 था ना वो अब 0 पर आ जाएगा। तो इसके 120 डिग्री और घूमते ही 0 के बाद कौन पहुंचा, वहाँ पर Y पहुंचा। तो ठीक इसी तरह से उसके बाद कौन आएगा, B फेज, यानी RYB का सीक्वेंस चलना है। फ्रेंड अच्छा प्रश्न है, आपको दोबारा हल करना है इस प्रश्न को। प्रश्न का उत्तर अपन करेंगे A यानी RYB ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि अभी देखिए कह रहा है कि R 0 डिग्री पर है, तो जैसे जनरेटर रोटेट करना शुरू करेगा तो शिखर पर कौन पहुंचेगा, R फेज। लेकिन जो Y 120 पर था वो कहाँ आ जाएगा इतनी देर में, 0 पर। तो इसके 120 डिग्री और जैसे घूमेगा तो अब कौन पहुंचा,
वाई। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फेज क्रम आर वाई बी में जहाँ फेज आर 0 डिग्री पर है तो जनरेटर जब 120 डिग्री घूम जाएगा तो उसके बाद वाई कहाँ होगा। देखिए अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न था। आर वाई बी फेज क्रम है आपका, और जनरेटर के रोटेशन के लिए सीधा सा मतलब ये होता है कि घूमने के लिए पहले शिखर पर आर आएगा। देखिए फेज क्रम का मतलब यही होता है कि पहले शिखर पर आर पहुंचेगा, फिर वाई और फिर बी। अभी देखो आर 0 डिग्री पर है तो जैसे ही 120 डिग्री पर जनरेटर घूमेगा तो आर कहाँ पहुंच जाएगा, शिखर पर 120 पर हो जाएगा। तो आर की जगह कौन आ जाएगा, वाई फेज। तो वाई फेज की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, 0 डिग्री पर। यानी अभी आर पर 0 था और 120 डिग्री का जैसे वो घूर्णन करेगा तो इसकी जगह कौन पहुंच गया, वाई। यानी अगर अब बी की पोजीशन अपन से पूछी जाए ना तो बी कहाँ है, वाई की परिस्थिति पर अब बी आ गया। इस तरह से चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर छठे का ए कर देंगे अपन कि फेज क्रम आर वाई बी में जहाँ आर फेज अपना 0 पर अभी फ़िलहाल है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 120 डिग्री घूमने के बाद 0 पर वाई आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि किसी 1 वाट मीटर द्वारा परिपथ की कुल शक्ति का मापन किया जा रहा हो तो बार का पावर फैक्टर कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, शक्ति मापने की विधियों में वाट मीटर की जो रीडिंग होती है वो पावर फैक्टर या फेज अंतर पर ही डिपेंडेड होती है ना। अब बात करें अगर अपन शक्ति मापन के लिए तो देखो इन्होंने परिस्थिति वो ये बताई है कि W1 या W2 में से दोनों में से कोई एक PT दर्शा रहा है जबकि किसी एक की रीडिंग 0 है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तब होता है जब फेज अंतर का मान 60 डिग्री हो, और फेज अंतर अपन कोस फाई को कहते हैं, शायद सबको याद होगा। यानी वो यूँ कह रहे हैं कि कोस थीटा का मान जो है ना वो 60 डिग्री है। अब कोस थीटा का मान अगर अपन कैलकुलेट करें तो भाई वो आता है 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। यानी जब पावर फैक्टर का मान 0.5 हो ना उस समय 1 वाट मीटर 0 रीडिंग देगा जबकि दूसरा वाट मीटर कुल शक्ति के बराबर रीडिंग देगा। इस प्रश्न का उत्तर अपन सी कर देंगे, है ना। वैसे तो देखो सारी चीज़ें याद होगी शायद, एक बार दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जब पावर फैक्टर का मान 0 हो तो W1 और W2 दोनों की रीडिंग ही 0 होती है, यानी दोनों वाट मीटर की रीडिंग। जब पावर फैक्टर इकाई हो तब दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर होती है, यानी W1 और W2 बराबर रीडिंग देते हैं। पावर फैक्टर 8 का कोई ऑप्शन अपने पास होता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में यदि फेज अंतर 0 डिग्री हो तो पावर फैक्टर की रीडिंग क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कुछ प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी और अलग अपन को दे दिया। अलग क्या दिया, अपन से ये कह दिया कि फेज अंतर 0 है। तो भैया आप सबको याद रखना है कि फेज अंतर 0 का मतलब ये होता है कि पावर फैक्टर इकाई है। यानी प्रश्न ये भी कह सकता था कि शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि पावर फैक्टर इकाई हो तो दोनों वाट मीटर क्या रीडिंग देंगे। अब फेज अंतर 0 का मतलब क्या होता है, कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, यानी कोस थीटा बराबर कितना दिया 0 डिग्री, और कोस 0 का मान अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आता है 1। तो अब जब देखिए जब पावर फैक्टर इकाई होता है ना तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर आती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी W1 और W2 बराबर होंगे, यानी वाट मीटर 1 की रीडिंग वाट मीटर 2 की रीडिंग की क्या होगी, बराबर। दोनों बराबर रीडिंग देंगे और पॉजिटिव रीडिंग देंगे। देखिए ये बी उत्तर जो है ना ये तब करते जब अपना फेज अंतर 0 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच बीच में होता, यानी 0 डिग्री 1 डिग्री से लेकर 59 डिग्री होता ना, तब दोनों वाट मीटर धनात्मक रीडिंग तो देते लेकिन रीडिंग उनकी क्या होती, अलग अलग। सी उत्तर तब करते जब फेज अंतर 90 डिग्री होता, क्योंकि फेज अंतर 90 का मतलब पावर फैक्टर 0 है और दोनों वाट मीटर कितनी रीडिंग देते 0। और डी उत्तर तब करते कि एक 0 दे रहा है एक कुल शक्ति दे रहा है, यानी पावर फैक्टर 0.5 हो तब, यानी फेज अंतर 60 डिग्री हो तब ऐसा होता है। तो चारों प्रश्नों के ऑप्शन के उत्तर मिल गए अपन को, यानी एक तरह से आपके यहाँ पर 4 प्रश्न ही कंप्लीट हो गए देखा जाए तो ध्यान रखना ये भी अच्छे प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार संयोजन में यदि एक प्रतिरोधक ओपन हो जाए तो शक्ति खपत का मान कितना होगा। देखो स्टार हो या डेल्टा हो, है ना, शक्ति खपत के लिए हम सब जानते हैं एक तो फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो है दोनों का कॉमन सूत्र, है ना। और कॉमन फॉर्मूला कौन सा है, P बराबर √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस पाई। लेकिन लाइन धारा का मान स्टार की अपेक्षा डेल्टा में 3 गुना होता है और शक्ति खपत 3 गुना होती है। अब वो तो बात ही खत्म होगी। ये सवाल अपन से तो ये पूछा जा रहा है कि जितना भी कंजप्शन पहले हो रहा था, मान लो स्टार में पहले जो कंजप्शन हो रहा था वो 100% था, अब अगर एक प्रतिरोधक ओपन हो जाता है तो क्या होता है। तो भैया ध्यान रखना, अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, स्टार संयोजन में यदि एक प्रतिरोधक ओपन हो जाता है तो शक्ति खपत पूर्व मान का आधा रह जाता है। यानी पहले 100% हो रहा था, अब कितना होगा 50% ही होगा। अब इसमें कमी पूछिए 50% है, शेष पूछ लेता तो भी 50% रह जाती। लेकिन
मान लीजिए कि यही प्रश्न स्टार की बजाय अपन से डेल्टा में पूछा जाता, तो डेल्टा में क्या होता है कि पावर 1/3 हो जाती है, यानी पहले की अपेक्षा कितनी रह जाती है, 1/3 रह जाती है। 1/3 रह जाती है यानी कम तो हो जाती है 66%, और जो मान लीजिए कि शेष रह जाती है तो वो होती 33%। यानी स्टार में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन से पूछा जाए कि कितनी खपत कम हुई या कितनी अब रह गई, तो दोनों का 50-50 यानी आधी हो जाती है, तो उत्तर 50% ही आता। लेकिन डेल्टा के लिए आपको ध्यान रखना है, डेल्टा में यदि एक प्रतिरोधक ओपन हो जाता है तो शक्ति खपत पूर्व मान की 1/3 हो जाती है। 1/3 होने का मतलब ये है कि अब 33% ही खपत हो रही है, तो फिर कम कितनी हुई, 66% कम हो गई। दो उत्तर होते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स, अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टार संयोजन में यदि किसी मोटर की लाइन धारा 10 एम्पियर हो तो डेल्टा में मोटर की लाइन धारा कितनी होगी। फ्रेंड्स सीधा सा और अच्छा सा प्रश्न है। स्टार में लाइन करंट दे करके अपन से डेल्टा में लाइन करंट पूछी है, तो ध्यान रखना है स्टार की अपेक्षा डेल्टा में मोटर 3 गुना अधिक धारा लेती है। भाई सिंपल सी बात है, स्टार में जब 10 एम्पियर करंट थी तो डेल्टा में कितनी हो जाएगी, 30 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि स्टार की अपेक्षा डेल्टा में कितनी अधिक होती है, 3 गुना अधिक होती है। इसका कारण ये होता है कि स्टार की अपेक्षा डेल्टा में जो रेजिस्टेंस आता है ना दो फेजों के बीच में, वो स्टार की अपेक्षा डेल्टा में 1/3 ही आता है, इसलिए फिर वहाँ पर धारा क्या हो जाती है, 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। अब स्टार में करंट का मान कितना था, 10 एम्पियर, लाइन धारा 10 थी तो उसकी 3 गुना करेंगे यानी 30 एम्पियर हो जाएगी।